तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बिहार में मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर अकबर, जहांगीर और औरंगजेब का क्या योगदान रहा बिहार के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है बिहार स्पेशल की, उसमें बीपीएससी और उसके आने वाले सारे आगामी परीक्षाओं में आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे, तो उसका जाके आप उसको देखिए और आप उसका फ़ायदा उठाइए। साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना समय गवाए बिहार में मुगल काल की बात करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त हो चुका है, उससे पहले स्पेशल जो बिहार का सामान्य परिचय है वो भी हो गया था, और अब हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हैं, जहां पर जो हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। और ये जो लास्ट वीडियो है बिहार के मध्यकालीन इतिहास का, वो है बिहार में मुगल काल। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार में मुगल काल आखिर है क्या। तो इसमें हम अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की बात करेंगे। अंत में थोड़ा सा बंगाल में जो बिहार शामिल हो गया उसकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बिहार में जो मुगल काल की शुरुआत होती है वो 16वीं शताब्दी में होती है। 16वीं शताब्दी के मध्य में होती है, जब बाबर ने आक्रमण किया था। और जो वास्तविक रूप से इसका सुदृढ़ीकरण हुआ, जो बिहार में वास्तविक सत्ता मुगलों की स्थापित हुई, वो अकबर के समय में हुआ, जब इसने अफगान सरदार एक दाऊद खान थे, उसको हराकर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इस काल में मेन बात ये हुई कि जो अफगानों का शासन था, जिसमें सूरी उड़ी सब आए थे लास्ट में, तो उनका अंत हो गया और मुगलों ने लंबे शासन की शुरुआत की थी बिहार में। मुगल काल में बिहार एक महत्वपूर्ण सूबा था, ये हमें जानना है, और उसकी राजधानी उस समय पटना थी। बाद में राजधानियां बदलेंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1580 में ही अकबर ने इसे सूबा घोषित किया था। बिहार मुगल काल में मुख्य रूप से व्यापार, कला और प्रशासन का केंद्र रहा, जहां मानसिंह, जो उसको अकबर ने बनाया था, यहाँ का जो भी प्रांतपति जो भी बनाया था, और अजीम उस्सान, मेरे ख्याल से जहांगीर के समय में ये होंगे, और सूबेदारों ने शासन किया इन लोगों ने, और अंग्रेजों और डचों ने भी व्यापारिक कोठियां स्थापित करी थी मुगलों के समय में ही। बिहार में मुगल काल को बारीकता समझने के लिए अब हम अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के जो बिहार के संदर्भ में योगदान है उसको ठीक से समझते हैं। आइए एक करके तीनों मुगल शासकों के योगदान को पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुगल काल में अकबर के संदर्भ में क्या स्थिति रही, उसकी बात करते हैं। तो अकबर ने अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराकर बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था। उसने पटना को प्रशासन का केंद्र बनाया था, और जो 1576 में अंतिम अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी है, इसको हराने के बाद पटना छोड़कर इसे भागना पड़ा था। अकबर ने पटना पर ही अटैक किया था। अकबर के समय में जो बिहार है वो लगभग 1574 से 1605 तक मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सूबा बना रहा। आगे भी सूबा बना रहेगा, इसके समय में बना रहा। और अकबर ने मुनीम खान को बिहार और बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया था। अब जो साम्राज्य था पूरा मुगलों का, वो 12 मुख्य प्रांतों में बटा था। तो बिहार जो है वो 12 मुख्य प्रांतों में से एक था, जो 7 सरकारों और 199 परगनाओं में विभाजित था। ये डेटा है, स्टैटिक है, इसको याद रखिएगा। अकबर ने 1574 ईस्वी में पटना और हाजीपुर के किले पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे बिहार से अफगान शासन का अंत हो गया था। जो कि लास्ट शासक था अफगान का, उसका नाम था दाऊद खान कर्रानी, इसको याद रखना है। बिहार 1575 से 1580 के आसपास मुगल प्रांत बना। अकबर ने मान सिंह को प्रांतपति बनाया था, जिसके समय में बिहार काफी मजबूत हो गया था। और मान सिंह के समय में जो है रोहतास को राजधानी बनाया गया था। पहले पटना, फिर हो गया रोहतास राजधानी। ठीक है। आईन अकबरी, जो अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अबुल फजल ने लिखा था, उसमें ऐसा बताया गया है कि पटना उस समय कागज, पत्थर और कांच के उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ का पटना चावल भी प्रसिद्ध था। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कि बिहार जो है वो सोरा, जिससे बारूद बनता है, उसके लिए भी बहुत फेमस था। बिहार बंगाल से निकटता के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अकबर ने गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया, जिसमें सारण, चंपारण, हाजीपुर और तिरहुत जैसे क्षेत्र शामिल थे। दोस्तों, ये बिल्कुल स्टैटिक जीएस है, जो कि आपका मध्यकालीन बिहार का इतिहास है। ऐसा बताया जाता है हमेशा कि मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन बिहार से कभी भी
ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, कम प्रश्न आते हैं और ऐसा देखा भी गया है। फिर भी आपको ये बिल्कुल याद रखना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई प्रश्न आ भी जाए, 4 ही आए, 5 ही आए, तो आपसे वो प्रश्न छूटे नहीं। तो स्टैटिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, अपने आप याद होगा। आगे चलते हैं। आगे बिहार में मुगल काल को पढ़ते हैं हम जहांगीर के संदर्भ में। अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, इन तीनों का ही ज़्यादा योगदान था बिहार के मध्यकालीन इतिहास में, तो इन तीनों को ही हमें पढ़ना है। तो जहांगीर को देखते हैं। तो जहांगीर के समय में भी बिहार एक महत्वपूर्ण मुगल प्रांत बना रहा, जैसा अकबर के समय में था। जहां लाला बेग या जहांगीर कुली खान, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही बंदे का नाम है, ये पहले सूबेदार बने थे और जहांगीर कुली बेग ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया था। ये स्टैटिक है, फिर से इसको ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय में बिहार में विद्रोह, प्रशासनिक बदलाव और शहजादों की नियुक्तियां ही प्रमुख रही थी। कहा जाता है कि 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज को जहांगीर ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। ये शहजादा परवेज जो था वो बिहार का गवर्नर बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। उन्होंने शहजादा खुर्रम शाहजहां के विद्रोह को संभाला था। किसने? शहजादा परवेज ने। खुर्रम मतलब शाहजहां। खुर्रम के विद्रोह के दौरान, यानी कि शाहजहां के विद्रोह के दौरान, बिहार में पटना और रोहतास में भी आपस में संघर्ष हुआ था, जिसमें खुर्रम को अंततः हरा दिया गया था। ठीक है। यह समय जो था, जहांगीर का समय जो था, वो बिहार में खोरठा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है और साथ ही छोटा नागपुर के क्षेत्र पर भी इसी समय में, जहांगीर के समय में ही छोटा नागपुर क्षेत्र पर भी मुगलों का अधिकार हो गया था और मुगलों को यहां से हीरा और सोना काफी मात्रा में मिला था। जहांगीर के कार्यकाल के अंतिम समय में बिहार में शांति स्थापित करने और राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो अकबर के बारे में हमने पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा, अब आगे चलते हैं औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में मुगल काल, औरंगजेब के संदर्भ में। औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। देखिए, आपको जब अकबर आएगा तो अकबर ने किसे सूबेदार बनाया, किसे प्रांतपति बनाया, फिर जहांगीर ने किसे बनाया, फिर औरंगजेब ने किसे बनाया, ये चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने गया जिले में दाऊद नगर बसाया था। दाऊद नगर किसने बसाया? दाऊद खान कुरैशी। कौन था ये? तो इसे औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। दाऊद खान ने पलामू के चेरों राजाओं को पराजित किया और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुगल प्रभाव का विस्तार किया। छोटा नागपुर पर जो था कब्जा, वो तो जहांगीर के समय में ही हो गया था मुगलों का, जहां से उसे हीरे और सोने मिलते थे। लेकिन बाद में इस क्षेत्र में मुगल प्रभाव का जो विस्तार किया वो औरंगजेब ने किया। ठीक है। 1702 में औरंगजेब के पोते, जिसका नाम था राजकुमार अजीम, उसे अजीम उस शान भी कहते हैं, अजीम उस शान, इसको औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर बनाया था। अब जो अजीम है, उसने 1704 में पटना को फिर से पुनर्गठित किया और उसका नाम अजीमाबाद रखा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक और दो बार पढ़ लीजिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब के समय में ही फ्रांसीसी यात्री टवर्नियर और बर्नियर पटना के भ्रमण करने के लिए आए थे। मतलब टवर्नियर और बर्नियर किसके काल में पटना आए थे? तो वो था औरंगजेब के समय में। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में और बिहार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है उस समय, क्योंकि राजकुमार अजीम उस शान के बाद फर्रुख शेर जैसे शासक पटना से जुड़े रहे। अब इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि दो ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपना राज्याभिषेक पटना में ही कराया था, जिसमें पहला था फर्रुख शेर, जिसने 1713 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था पटना में, और दूसरा था शाह आलम द्वितीय, जिसने 1761 ईस्वी में कराया था। तो 1713 में फर्रुख शेर और 1761 में शाह आलम द्वितीय ने पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बिहार में हमने मुगल काल पढ़ लिया। मुगल काल के ही बीच में, उसी संदर्भ में हम एक बार बंगाल की का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब जब मरता है तो बिहार जो है वो बंगाल का पार्ट बन जाता है। तो बिहार में मुगल काल, औरंगजेब के बाद बंगाल के संदर्भ में, ये मैंने पॉइंट बनाया है, इसको पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार में मुगल सत्ता खत्म हो गई और बिहार जो है वो बंगाल का भाग बन गया, एक पार्ट बन गया। अब बंगाल का गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था पहले, उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन जो था बंगाल का नवाब, उसने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया और 1733 ईस्वी में ही अलीवर्दी खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। बाद में सरफराज खान जो 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। पहले मुर्शिद कुली खान बना, फिर सुजाउद्दीन बना, फिर सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल में मिला लिया था
और 1733 में ही उसने अलीवर्दी खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। बाद में सरफराज खान 1739 में बंगाल का नवाब बना। वो बाद में हम लोग इसको और भी भारतीय इतिहास में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है, गिरिया की लड़ाई, गिरिया का युद्ध। तो अलीवर्दी खान ने गिरिया की लड़ाई में सरफराज खान को हरा दिया था और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगलों को 2 करोड़ देकर अपने आप को स्थिर बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब अलीवर्दी खान गिरिया की लड़ाई में सरफराज खान को हराता है तो पूरे बंगाल का वो नवाब बनता है, और वो मुगल जो दिल्ली शासन कर रहे थे उनको 2 करोड़ रुपए देता है। उससे बोलता है कि अब हमें पूरी तरह से बंगाल पर शासन करने दो, यहाँ पर आप अपना कोई अधिकार मत रखना। अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है उस समय तक बिहार जो है वो बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर नियंत्रण बना के रखा था। मतलब अलीवर्दी खां ने अपने मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा तीनों क्षेत्र पर नियंत्रण बना के रखा था। इस तरह से हमने बिहार में मुगल काल को पढ़ा और उसी संदर्भ में हमने बंगाल को भी देख लिया, कैसे बंगाल का योगदान रहा। और यहाँ पे ये खत्म होता है वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अभी हमने जो बिहार स्पेशल की सीरीज शुरू करी है बीपीएससी और बीपीएससी जो भी एग्जाम्स लेती है उसके लिए, तो उसमें हमने बिहार का जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लिया 3-4 वीडियोस में। फिर 20-22 वीडियो में हमने प्राचीन का जो बिहार का प्राचीन इतिहास रहा है वो पूरा पढ़ लिया, और अब हमने मध्यकालीन भी 3-4-5 वीडियोस में खत्म कर लिया। अब हम एक बार सिख धर्म, जो बिहार में सिख धर्म एक आया था उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, वो हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम बिहार में आधुनिक काल की बात करेंगे। फिर आगे जाके जो भी ज्योग्राफी है बिहार का, जो भी इकोनॉमी है, पॉलिटी है, वो आगे हम करंट अफेयर्स है वो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और बीपीएससी की पूरी समग्र तैयारी करेंगे इस चैनल पे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, दोस्तों को भी जोड़िए। चैनल जो है उसका नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ाई का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, आपको सही से पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।